नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल रैपिड क्लासेस सीकर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अपन राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, उसके अंदर एक टॉपिक पढ़ रहे थे जलवायु। जलवायु तो पिछली क्लास के अंदर अपन ने मौसम, मानसून और जलवायु की जो परिभाषा थी वो अपन ने पढ़ ली थी। थोड़ी छोटी सी परिभाषा आपको और बता देता हूं। एक परिभाषा जिसको अपन ये बोलते हैं कि दीर्घकालीन वायु की दशा को ही जलवायु कहा जाता है। दीर्घकालीन वायु की दिशा को या दशा को, वायु की दिशा व दशा को क्या कहा जाता है? जलवायु कहा जाता है। अब वर्ड आया दीर्घकालीन, तो दीर्घकालीन कितने समय के लिए होगा? तो मैं ये आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं कि 50 वर्ष या 50 वर्ष से अधिक का समय हो। इस समय के अंदर वायु की जो भी दशा व दिशा होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? जलवायु बोलते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं अपन। जलवायु जो होती है वो किसी भी क्षेत्र विशेष की, किसी भी क्षेत्र की जो है वहां पर जल की उपलब्धता और प्राकृतिक वनस्पति का भी निर्धारण करती हैं। अगर किसी स्थान की जलवायु शुष्क है तो वहां की जल की उपलब्धता कम रहेगी और वहां पर मरुस्थलीय जलवायु पाई जाएगी। तो मैं सीधा सा ये बोल सकता हूं कि जलवायु जो है, जलवायु जल की उपलब्धता व प्राकृतिक वनस्पति का निर्धारण करती हैं या उनका नियंत्रण करती हैं। तो अगर आर्द्र जलवायु होगी, उसमें वर्ष भर बारिश होती रहती है, तो वहां पर प्राकृतिक वनस्पति जो है वो सदाबहार वन पाए जाएंगे। जहां पानी की कमी होती है अर्थात रेगिस्तान का जो क्षेत्र होता है वहां मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती हैं। और जहां पर शुष्क वातावरण होगा वहां पर जल का स्तर जो है वो काफी गहराई पर स्थित होगा और जहां पर आर्द्र जलवायु होगी वहां पर जल का स्तर जो है ऊपर होगा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जलवायु जो है वो जल की उपलब्धता और प्राकृतिक वनस्पति का भी निर्धारण करती है। अगला पॉइंट, इसके अलावा जहां पर जलवायु अनुकूल होती है अर्थात जिसका तापमान, आर्द्रता जो है वो अनुकूल होती है, तो वहां पर लोगों का बसावट भी ज्यादा होती है। और जहां लोगों की बसावट ज्यादा होती है तो वैसी जलवायु पर जो है जनसंख्या का निवास भी ज्यादा होता है, जनसंख्या का घनत्व भी ज्यादा होता है और जलवायु के आधार पर ही वो जनसंख्या आवास का प्रारूप तैयार करती हैं। जैसे आपने जो है छत देखी होंगी, अगर दो क्षेत्रों की या दो जलवायु वाले स्थानों की जो घर की छत की तुलना की जाए, एक तो वह स्थान जहां वर्ष भर काफी बारिश होती रहती है, उन घरों की जो छत है उसमें दोनों साइड में स्लोप होता है ताकि पानी आसानी से निकल जाए। तथा वह स्थान जहां पर बारिश बहुत कम होती है जैसे राजस्थान का थार का मरुस्थल, तो वहां पर घर की जो ऊपर वाली छत है वो समतल रखी जाती है। तो जलवायु के आधार पर ही आवास का प्रारूप तैयार किया जाता है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि जलवायु जो है जनसंख्या घनत्व व आवास प्रारूप का भी नियंत्रण करती हैं। उसका भी क्या करती है? नियंत्रण करती हैं। अच्छी जलवायु होगी, जनसंख्या भी वहां पर बसावट ज्यादा होगा और वहां पर घनत्व भी ज्यादा होगा। घनत्व का मतलब होता है
कि प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर कितने लोग निवास करते हैं। तो जहां जलवायु अनुकूल होती है वहां पर लोगों की बसावट या जनसंख्या ज़्यादा होती है, इसलिए घनत्व भी आपको प्रति किलोमीटर के अंदर लोगों की संख्या ज़्यादा मिलेगी। और आवास का प्रारूप कि आपको किस तरह के आवास बनाने हैं उस क्षेत्र के अंदर, ये भी जलवायु ही निर्धारण करती है। आगे पॉइंट देखिए, जलवायु जो है वो किसी क्षेत्र के आर्थिक विकास का भी निर्धारण करती है। जैसे उदाहरण के तौर पर अपन कंपैरिजन कर लें राजस्थान का क्षेत्रीय विकास और पंजाब का क्षेत्रीय विकास, तो उनकी दोनों की जलवायु में भिन्नता होने के कारण ही पंजाब के किसानों का जो आर्थिक विकास या जो क्षेत्रीय विकास है वो राजस्थान की तुलना में अच्छा माना जाता है, क्योंकि वहाँ की जलवायु जो है अच्छी है, अनुकूल है, फसल अच्छी लगती है, पानी की व्यवस्था अच्छी है। तो ये सब जलवायु के कारक हैं। तो जलवायु जो है किसी भी क्षेत्र के आर्थिक विकास का भी निर्धारण करती है। तो जलवायु जो है ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जलवायु क्षेत्रीय आर्थिक विकास का भी नियंत्रण करती हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं कि जलवायु जो है वो किस किस चीज का नियंत्रण कर सकती है। जलवायु जो है उस स्थान पर पाए जाने वाले जल की उपलब्धता का भी नियंत्रण कर सकती है, वहाँ की वनस्पति का नियंत्रण कर सकती है, वहाँ जनसंख्या घनत्व है, वहाँ के आवास प्रारूप, और उसका अगर क्षेत्रीय आर्थिक विकास करना हो तो वो भी जलवायु निर्धारित करती है कि अगर किसी स्थान की अनुकूल जलवायु होती है तो वहाँ बसावट भी अच्छी होती है, फसल भी अच्छी होती है और वहाँ का आर्थिक विकास भी अच्छा होता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब थोड़ा अपन भारत की जलवायु की बात करें तो भारत की जलवायु के अंदर प्रादेशिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। अब प्रादेशिक का मतलब क्या होता है, मतलब प्रदेश प्रदेश में विभिन्नताएं। प्रादेशिक का मतलब प्रदेश प्रदेश में या राज्य से राज्य में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो यह आपको ध्यान रखना है कि भारत की जलवायु की बात करें तो भारत के जलवायु के अंदर प्रत्येक प्रदेश की जलवायु जो है वो भिन्न भिन्न होती हैं। इसलिए बोला जाता है कि भारत की जलवायु जो है उसके अंदर प्रादेशिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं, जिसका कारण हो सकता है अलग अलग राज्यों का या अलग अलग स्थानों का तापमान में भिन्नता, उसकी आर्द्रता में भिन्नता, उसकी शुष्कता में भिन्नता, इनके कारण जो है भारत की जलवायु में प्रादेशिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो अगला पॉइंट क्या है, भारत की जलवायु में प्रादेशिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। मतलब हर प्रदेश की, जैसे राजस्थान की प्रादेशिक भिन्नता और हिमाचल प्रदेश की जलवायु की अगर अपन तुलना करें भारत के अंदर, मैं आपको 3 राज्य दे देता हूं, एक राजस्थान लीजिए, एक हिमाचल प्रदेश लीजिए, या जम्मू एंड कश्मीर ले लीजिए और केरला ले लीजिए। इन तीनों की जलवायु के अंदर आपको भिन्नता मिलेगी। इसलिए अपन ये बोल सकते हैं कि राजस्थान की जलवायु में प्रादेशिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। उसके कारण क्या हो सकते हैं, कारण क्या क्या हो सकते हैं, तो हर प्रदेश में पवनों का प्रारूप जो है हर प्रदेश में आपको अलग अलग मिलेगा। इसके कारण भी जलवायु भिन्न हो सकती है। अलग अलग प्रदेश का तापमान जो है वो आपको अलग मिलेगा, आर्द्रता जो है वो भी आपको क्या मिलेगी, अलग अलग मिलेगी, और शुष्कता जो है वो भी अलग अलग मिलेगी। इन सब चीजों के अंदर भिन्नता होने की वजह से हर प्रदेश की जलवायु जो है वो दूसरे प्रदेश की जलवायु से भिन्न होती है। इसीलिए बोला जाता है कि भारत की जो जलवायु है उसमें बहुत सारी प्रादेशिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो यहाँ तक आपको शायद समझ में आ गया होगा। अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ थोड़ा सा अपन भारत की बात कर रहे हैं तो भारत से संबंधित कुछ पॉइंट और देख लेते हैं। भारत की जलवायु से अपन डायरेक्ट जो है राजस्थान की जलवायु में आएंगे। अब देखिए, अपन ने ये देख लिया कि भारत की जलवायु के अंदर प्रादेशिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। इसके अलावा भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु भी कहा जाता है,
क्योंकि मानसून का जो है भारत की जलवायु के अंदर बहुत बड़ा योगदान होता है। तो अपन ये भी बोल सकते हैं कि भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु भी कहा जाता है। मानसूनी जलवायु भी कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि भारत की जो जलवायु है इसको अपन मानसूनी जलवायु के नाम से भी पुकार सकते हैं। चूंकि अपने को बात राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो राजस्थान की करनी पड़ेगी, तो राजस्थान भी भारत का ही भाग है, इसलिए राजस्थान के अंदर जो जलवायु होगी वो भी भारत की मानसूनी जलवायु का ही एक अभिन्न अंग होती है। तो अगला पॉइंट क्या है, राजस्थान की जलवायु भारत की मानसूनी जलवायु का अभिन्न अंग है। अगर पूरे भारत के अंदर मानसूनी जलवायु पाई जाएगी तो राजस्थान भी भारत के अंदर स्थित है, तो राजस्थान के अंदर भी आपको मानसूनी जलवायु मिलेगी। लेकिन राजस्थान की मानसूनी जलवायु के अंदर कुछ अन्य प्राकृतिक कारक कैसे, राजस्थान की शुष्कता, उच्च तापमान, जल की कम उपलब्धता, आर्द्रता का कम होना, ये राजस्थान की जलवायु के प्राकृतिक कारक जो हैं वो उसकी मानसूनी जलवायु पर अपना प्रभाव भी डालते हैं। और अपना प्रभाव डालने की वजह से फिर राजस्थान की मानसूनी जलवायु को अपन आगे की तरफ वर्गीकृत करते हैं तो वो शुष्क जलवायु में चेंज हो जाती है। इसलिए राजस्थान की जलवायु को मुख्यतः शुष्क जलवायु कहा जाता है। वो एक प्रकार से मानसूनी जलवायु का ही प्रकार है, लेकिन मानसूनी जलवायु के ऊपर राजस्थान के जो प्राकृतिक कारक कौन कौन से, जैसे राजस्थान में उच्च तापमान का होना, निम्न आर्द्रता का होना, अधिक शुष्कता का होना, कम बारिश का होना, ये राजस्थान के खुद के स्वयं के प्राकृतिक कारक हैं जिनका प्रभाव मानसूनी जलवायु पे पड़ेगा। इसलिए राजस्थान की जलवायु को शुष्क जलवायु भी कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना है, राजस्थान की जलवायु को शुष्क जलवायु कहा जाता है। शुष्क जलवायु क्यों कहा जाता है, क्योंकि मानसूनी जलवायु ही शुष्क जलवायु में कन्वर्ट हुई है, जिसकी वजह हो सकती है उच्च तापमान, अधिक शुष्कता का पाया जाना, कम आर्द्रता का पाया जाना और कम बारिश का होना। ये कारक अगर मानसूनी जलवायु के अंदर जोड़ दिए जाएं तो राजस्थान की जलवायु जो है वो आपकी हो जाती है, शुष्क जलवायु हो जाती है। अब आगे देखिए और इसको कैटेगराइज करते हैं। अगर राजस्थान की वायुमंडलीय अवस्थाओं का औसत निकाला जाए, अगर किसी भी स्थान की वायुमंडलीय अवस्थाओं का औसत ही जलवायु कहलाता है। अगर जलवायु की अपन ने परिभाषा देखी अपनी पिछले वीडियो के अंदर, तो परिभाषा में यही था कि वायुमंडल की जो अवस्थाएं हैं उनका आप औसत निकाल लो, वही जलवायु होता है। तो अब मैं राजस्थान की बात कर रहा हूं कि राजस्थान की वायुमंडलीय अवस्थाओं का अगर औसत निकाला जाए तो राजस्थान की जलवायु को मरुस्थलीय जलवायु भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, मरुस्थल की खासियत क्या होती है कि मरुस्थल में बारिश कम होती है, तो राजस्थान की जलवायु में भी बारिश कम होती है। आर्द्रता कम होती है तो राजस्थान की जलवायु में भी आर्द्रता कम होती है। और तापमान उच्च होता है तो राजस्थान की जलवायु के अंदर भी तापमान उच्च होता है। तो मरुस्थल और राजस्थान की जलवायु को आप कंपैरिजन करोगे तो दोनों में समानता पाई जाती है। इसलिए अपन ये बोल सकते हैं कि राजस्थान की जलवायु को मरुस्थलीय जलवायु भी कहा जाता है। तो अगला पॉइंट क्या है, राजस्थान की वायुमंडलीय अवस्थाओं का औसत निकालने पर
निकालने पर राजस्थान की जलवायु मरुस्थलीय जलवायु कहलाती है। कौन सी जलवायु? मरुस्थलीय जलवायु कहलाती हैं। तो ये भी आपको कहलाती हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान की जो भी वायुमंडलीय अवस्थाएं हैं उनका औसत निकाला जाए तो राजस्थान की जो शुष्क जलवायु है उसको मरुस्थलीय जलवायु भी कहते हैं। और बात भी सही है, क्योंकि राजस्थान के अंदर कुल क्षेत्रफल का 60% भाग जो है वो मरुस्थल के रूप में पाया जाता है। कुल क्षेत्रफल का 60% भाग जो है वो मरुस्थल के रूप में पाया जाता है, जिसे मरुस्थलीय जलवायु के अंदर काउंट किया जाता है। तो मैं शॉर्टली ये बोल सकता हूं कि राजस्थान के अंदर मरुस्थलीय जलवायु जो है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 60% भाग के अंदर फैली होती है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि राजस्थान में मरुस्थलीय जलवायु राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 60% भाग बनाती हैं। 60% भाग क्यों बनाती हैं? क्योंकि राजस्थान के लगभग 60% भाग के अंदर मरुस्थल पाया जाता है। अब क्वेश्चन आगे ये आता है कि इस मरुस्थलीय जलवायु के अंदर राजस्थान के कौन कौन से जिले काउंट किए गए हैं। तो राजस्थान के सभी 12 मरुस्थलीय जिले, टोटल 12 मरुस्थलीय जिले जो है वो मरुस्थलीय जलवायु के अंदर काउंट किए जाते हैं। जो अपन थार के मरुस्थल के अंदर पढ़ चुके हैं, तो इसका एग्जाम्पल क्या है? राजस्थान के सभी 12 मरुस्थलीय जिले जो हैं मरुस्थलीय जलवायु के अंदर काउंट किए जाते हैं। ये जिले कौन कौन से हैं? ऊपर से आप स्टार्ट करो तो श्री गंगानगर, उसके पास में कौन सा जिला है? हनुमानगढ़। उसके नीचे की तरफ आओगे तो बीकानेर के नीचे आओगे तो आपको जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, जालोर, नागौर, सीकर, JJN झुंझुनू और चूरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल 12 जिले आ गए। ये राजस्थान के टोटल 12 जिले जो है वो मरुस्थलीय जिले के अंदर काउंट किए जाते हैं। तो इन सभी 12 जिलों के अंदर जो जलवायु होगी उसको अपन मरुस्थलीय जलवायु कहते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। पूरे राजस्थान में चूंकि मरुस्थल स्थित भी नहीं है तो पूरे राजस्थान के अंदर मरुस्थलीय जलवायु भी नहीं पाई जाएगी, क्योंकि आपको मैंने अभी बताया है कि राजस्थान के 60% क्षेत्रफल के अंदर ही मरुस्थल पाया जाता है। तो 60% भाग के अंदर ही आपको मरुस्थलीय जलवायु मिलेगी। और कौन कौन सी जलवायु आपको मिल सकती है? अगली जो है जलवायु आपको मिल सकती है अर्ध शुष्क जलवायु। राजस्थान के कुछ क्षेत्र के अंदर आपको अर्ध शुष्क जलवायु मिल सकती है, जिसमें आर्द्रता की मात्रा मरुस्थलीय जलवायु से थोड़ी ज्यादा होती है। क्योंकि मरुस्थलीय जलवायु और शुष्क जलवायु एक ही बात है। उससे थोड़ी सी अधिक आर्द्रता वाली जलवायु जो है अर्ध शुष्क जलवायु कहलाती है, जिसके अंदर कौन कौन से जिले होते हैं? स्टार्टिंग करो जयपुर से। जयपुर, टोंक, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़,
1 2 3 4 5 6 7 चित्तौड़गढ़ और जयपुर, टोंक, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, करौली और सवाई माधोपुर। करौली और सवाई माधोपुर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल जो हैं 8 जिले जो मैं आपके सामने लिखे हैं, ये अर्ध शुष्क जलवायु के अंदर आते हैं। अर्ध शुष्क जलवायु का मतलब होता है कि जिसमें आर्द्रता की मात्रा मरुस्थलीय जलवायु से अधिक हो या शुष्कता की मात्रा मरुस्थलीय या शुष्क जलवायु से कम हो। ठीक है, तो यह अर्ध शुष्क कहलाती है। अगली जो है वो है उप आर्द्र जलवायु। राजस्थान के अंदर कुछ क्षेत्र के अंदर उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है, जिसके अंदर आर्द्रता की मात्रा अर्ध शुष्क जलवायु से अधिक और इसके नीचे जो आएगा आर्द्र जलवायु उससे क्या होती है, कम होती है। तो ये आपके उप आर्द्र जलवायु के अंदर काउंट होंगे, जिसमें कौन कौन से जिले आपको लेने हैं। आप डूंगरपुर से चलिए, डूंगरपुर से चले जाइए उदयपुर, उदयपुर के रास्ते से आप आ जाइए राजसमंद, और राजसमंद से ही आप चले जाइए सिरोही, और आपका कोटा, और कोटा के पास में बूंदी। ये जिले जो हैं वो आपके उप आर्द्र जलवायु हैं, जिसमें नमी की मात्रा इस अर्ध शुष्क जलवायु से अधिक होती है और शुष्कता की मात्रा आप उल्टा कर सकते हो। और लास्ट में होता है आर्द्र जलवायु, कि राजस्थान के कुछ ऐसे जिले या क्षेत्र हैं जिनके अंदर खूब आर्द्रता पाई जाती है, तो वो आर्द्र जलवायु के उदाहरण होते हैं। जैसे कि सबसे ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्र देख लो आप, बांसवाड़ा, झालावाड़, और झालावाड़ के पास में ही 12, ये जिले जो हैं वो आर्द्र जलवायु के अंदर काउंट किए जाते हैं। तो मैंने राजस्थान को जलवायु के आधार पर जो है आपको शुष्क या मरुस्थलीय जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु, उप आर्द्र जलवायु और आर्द्र जलवायु के अंदर बदल दिया है, और कौन कौन से जिले जो हैं वो भी मैंने आपके सामने इंगित कर दिए हैं। अब थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। चूंकि राजस्थान के 60% क्षेत्रफल के अंदर जो है मरुस्थल फैला हुआ है, तो इस मरुस्थल की तुलना विश्व के अन्य मरुस्थलों से भी अपन करते हैं। विश्व के अन्य स्थानों पर भी मरुस्थल पाए जाते हैं। सहारा मरुस्थल है, गोबी मरुस्थल है, और राजस्थान का थार का मरुस्थल। इन दोनों में तुलना की जाए तो राजस्थान के थार के मरुस्थल के अंदर विषम परिस्थितियां कम पाई जाती हैं। विषम परिस्थितियां क्या क्या होती हैं किसी भी मरुस्थल में? बिल्कुल बारिश का नहीं होना, नगण्य बारिश का होना, लेकिन थार के मरुस्थल में ऐसा नहीं है। थार के मरुस्थल में वर्षा काल में कम से कम 20 से लेकर 50 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, और अगर बिल्कुल नगण्य नील वर्षा होती तो अपन उसको बोलते कि ये रियल में रेगिस्तान है। लेकिन थार के मरुस्थल के अंदर वर्षा काल में 20 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है, इसलिए अपन थार के मरुस्थल को वास्तविक मरुस्थल भी नहीं मानते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि विषम परिस्थितियां विश्व के अन्य मरुस्थलों में जो पाई जाती हैं वो राजस्थान के मरुस्थल में नहीं पाई जाती हैं। पहली विषम परिस्थितियां होती हैं वर्षा को लेकर। विश्व के अन्य जितने भी मरुस्थल हैं उसके अंदर बारिश लगभग नगण्य नील होती है। इसके विपरीत राजस्थान के थार के मरुस्थल के अंदर वर्षा काल में 20 से 50 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। दूसरा, जहां मरुस्थल अधिक होता है वहां पर लोगों का बसावट भी कम होती है, क्योंकि वहां की जो प्राकृतिक दशाएं ऐसी होती हैं कि लोगों को रहने लायक नहीं होती हैं। तो विश्व के जितने भी मरुस्थल हैं उसमें जनसंख्या आपको सबसे कम मिलती है। लेकिन राजस्थान का मरुस्थल, इसका भी अपवाद है कि राजस्थान का एक ऐसा मरुस्थल है जिसमें विश्व के जितने भी मरुस्थल हैं उनकी तुलना में सबसे ज्यादा जो है जनसंख्या पाई जाती है। तो ये विषम परिस्थिति राजस्थान के अंदर भी नहीं है। जहां पर तापमान की बात की जाती है, जहां पर भी मरुस्थल होता है वहां पर जो है पूरे दिन भर जो है वो तापमान जो है एक समान रहता है। लेकिन ये कंडीशन राजस्थान के मरुस्थल में लागू नहीं होती, क्योंकि राजस्थान के मरुस्थल की तुलना करें तो ग्रीष्म काल में कुछ स्थान जैसे कि चूरू,
फलोदी, जोधपुर और पंचभद्रा के अंदर दिन का तापमान जो है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। लेकिन वही तापमान बालू रेत की उपस्थिति के कारण वो जल्दी ठंड हो जाती है, जल्दी ठंडी हो जाती हैं। तो रात्रि का तापमान 14 से 17 डिग्री के मध्य हो जाता है। इसलिए बोला भी जाता है कि थार के मरुस्थल के अंदर जो रात्रि काल है या रात्रि जो है वो सुहावनी होती है। तो ये भी जो है उसको मरुस्थल, रियल मरुस्थल कहने से रोकती है। फिर पॉइंट आता है आर्द्रता का, कि जहां मरुस्थल होगा वहां आर्द्रता आपको कम मिलेगी, क्योंकि जहां पर शुष्कता होती है उसी को मरुस्थल कहते हैं। लेकिन थार के मरुस्थल में ऐसा नहीं है। थार के मरुस्थल में अगस्त और सितंबर के महीने में लगभग 100% तक आर्द्रता पहुंच जाती है, जबकि ग्रीष्म ऋतु में 10% से कम आर्द्रता आ जाती है। इसलिए आप बोल सकते हो कि थार के मरुस्थल में आर्द्रता अन्य मरुस्थलों की तुलना में अधिक पाई जाती है। तो थार का मरुस्थल जो है वो वास्तव में वास्तविक मरुस्थल के अंदर काउंट नहीं किया जाता है। इसके कारण मैंने आपको बता दिया। तो मैं पॉइंट लिख सकता हूं कि राजस्थान के मरुस्थल में विश्व के अन्य मरुस्थल की तुलना में, अन्य मरुस्थल की तुलना में विषम परिस्थितियां कम पाई जाती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे मैं आपको बता दूं कि कौन कौन सी विषम परिस्थितियां राजस्थान के मरुस्थल के अंदर कम पाई जाती हैं। पहली, वार्षिक वर्षा को लेके करें पॉइंट, वार्षिक वर्षा। तो वार्षिक वर्षा का डिफरेंस अपन देखें तो विश्व के जितने भी मरुस्थल हैं उनके अंदर वार्षिक वर्षा लगभग नगण्य होती है। तो विश्व के मरुस्थल में वार्षिक वर्षा लगभग नगण्य होती है। लगभग नगण्य मतलब नील होती है, नगण्य होती है। जबकि राजस्थान के मरुस्थल में, यही तो राजस्थान का डिफरेंस शुरू होता है, जबकि राजस्थान के थार मरुस्थल में, राजस्थान के थार मरुस्थल में वर्षा काल में 20 से लेकर 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो इतनी वर्षा होने की वजह से, 20 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होने की वजह से इस मरुस्थल को वास्तविक मरुस्थल नहीं काउंट किया जाता है। दूसरा क्या डिफरेंस है विषम परिस्थितियों का? तापमान को लेके। तो विश्व के जितने भी मरुस्थल होते हैं उनमें लगभग तापमान जो है वो उच्च रहता है। पूरे 24 घंटे जो तापमान जो है पूरे दिन रात विश्व के मरुस्थल में तापमान उच्च रहता है। जबकि राजस्थान की बात करें और राजस्थान में भी ग्रीष्म काल की बात करें तो ग्रीष्म काल में दिन का तापमान जो है कभी कभी 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। 50 डिग्री सेंटीग्रेड में कौन से स्थान तक पहुंच जाता है? तो वो स्थान आपको पता है, चूरू में यह भी बताया जाता है कि वनस्पति की कमी की वजह से तापमान उच्च पाया जाता है। चूरू, फलोदी, जोधपुर और पंचभद्रा, इन स्थानों पर तापमान जो है ग्रीष्म काल में 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। जबकि इसी ऋतु के अंदर रात के तापमान की बात करें तो 14 से लेकर 17 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है, क्योंकि
थार के मरुस्थल के अंदर जो बलुई मिट्टी है या रेतीली मिट्टी है वो जल्दी ठंडी हो जाती है, और ठंडी होकर तापमान जो है वो 14 से 17 डिग्री हो जाता है। इसलिए रात्रि जो है वो कैसी होती है, सुहावनी होती है, सुहावनी रात होती है। जबकि विश्व के अन्य मरुस्थल के अंदर ऐसा तापमान के अंदर वेरिएशन नहीं पाया जाता, लगभग एक जैसा तापमान जो है पूरे दिन और रात के अंदर रहता है। इस पॉइंट को देखते हुए भी अपने को ये कहना पड़ेगा कि राजस्थान का मरुस्थल जो है वो वास्तविक मरुस्थल नहीं है। अगला पॉइंट लेके अपन चलते हैं आर्द्रता का। अगला पॉइंट जो है अपन लेके चलते हैं कि राजस्थान के मरुस्थल और विश्व के मरुस्थल में आर्द्रता का क्या डिफरेंस है। आर्द्रता, तीसरा पॉइंट जो है वो है आपका आर्द्रता। तो अपन विश्व के मरुस्थल में बात करें तो विश्व के मरुस्थल में हमेशा आर्द्रता कम पाई जाती है। विश्व के अन्य मरुस्थल में आर्द्रता हमेशा कम पाई जाती है और आर्द्रता कम पाई जाने की वजह से ही उन मरुस्थलों के अंदर नगण्य वर्षा होती है। जबकि थार के मरुस्थल में अगस्त व सितंबर में कभी कभी आर्द्रता 100% पहुंच जाती है, जो बहुत पहुंच जाती है। तथा शरद ऋतु में, शीत ऋतु में, ये वर्षा काल के अंदर है अगस्त और सितंबर के अंदर, शीत ऋतु में आर्द्रता 10% से भी कम हो जाती है। तो राजस्थान के थार मरुस्थल और विश्व के अन्य मरुस्थल की तुलना की जाए तो थार के मरुस्थल में आर्द्रता में बहुत ज्यादा भिन्नता है। अगस्त और सितंबर में जहां आर्द्रता 100% पहुंच रही है, वहीं पर शीत ऋतु में 10% से कम होती है। जबकि विश्व के अन्य मरुस्थल की बात करें तो उनके अंदर आर्द्रता हमेशा आपको कम मिलती है और वहां पर बारिश भी नगण्य होती है। जबकि राजस्थान के अंदर जो बारिश है वो जो है 20 से 50 सेंटीमीटर बारिश जो है थार के मरुस्थल में होती है। इसका सारांश ये निकलता है कि राजस्थान का मरुस्थल जो है वो वास्तविक मरुस्थल नहीं होता। इसका सारांश क्या निकला? इसका सारांश ये निकलता है कि राजस्थान का मरुस्थल वास्तविक मरुस्थल नहीं होता है। वास्तविक मरुस्थल नहीं होता है। ये अपने को सारांश निकला। जितने भी पॉइंट अपन ने निकाले हैं, अगर मैं डायरेक्ट आपको बता देता कि राजस्थान के मरुस्थल को वास्तविक मरुस्थल नहीं कहते तो क्यों का क्वेश्चन जरूर आता। उस क्यों का जवाब जो है ऊपर वाले 3 पॉइंट से मैंने आपको दिया है। ठीक है, तो ये यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला पॉइंट जो अपना आता है कि राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक या तत्व हैं। तो अगला हेडिंग जो है राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले तत्व। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले तत्व, ये अपने को पढ़ना है। तो अपने को ये देखना है कि सामान्यतः जलवायु के अंदर कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं जो जलवायु पर अपना प्रभाव डाल सकते हैं। तो ये अपने को जनरली पॉइंट याद रखना है कि जलवायु के प्रमुख तत्व कौन कौन से होते हैं। प्रमुख तत्व जो हैं वो किसी भी
जलवायु, कोई भी जलवायु हो उसके प्रमुख तत्व कौन कौन से होते हैं ये आपको ध्यान में रखना है। तो कौन कौन से तत्व होते हैं? एक तापमान होता है, एक वायुदाब होता है, एक आर्द्रता होती है, एक पवन की दिशा व दशा और एक आकाशीय दशा। ये जो हैं ये प्रमुख तत्व हैं जो भी किसी भी स्थान की जलवायु का निर्धारण करने वाले प्रमुख तत्व होते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जलवायु को निर्धारण करने वाले प्रमुख तत्व कौन कौन से होते हैं। या तो तापमान के आधार पर करते हो कि तापमान उच्च है, निम्न है या मध्यम है, या वायुमंडलीय दाब अधिक, मध्यम, निम्न है, आर्द्रता वही कम, ज्यादा, मध्यम, और पवन की दिशा किस दिशा से पवन कौन सी दिशा में चल रही है, और आकाशीय दशा कैसे हैं। तो ये सब कारक मिलकर के जलवायु के प्रमुख तत्व होते हैं जो जलवायु का निर्धारण करते हैं। अब अपना पॉइंट जो है वो इन प्रमुख तत्वों के बारे में पढ़ना नहीं है कि राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं। तो राजस्थान के अंदर जो जलवायु पाई जाती है उसको प्रभावित करने वाले कारकों को मुख्य दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों को मुख्यतः निम्न दो भागों में बांटा गया है। दो कौन कौन से भाग हैं? पहला जो आपका भाग है वो है स्थिति, कि राजस्थान की स्थिति कैसी है, तथा उच्चावच संबंधी कारक। एक तो राजस्थान की जो है वो स्थिति कैसी है, ऊंचावच का मतलब धरातल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई, ऊंचावच स्थिति। और दूसरा जो कारक है वो है वायुदाब, जिसमें वायुदाब के आधार पर अपन कारक करेंगे। वायुदाब व पवन संबंधी कारक, वह पवन संबंधी कारक। तो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले जितने भी कारक हैं उनको मोटे तौर पर दो भागों में बांट दिया है। पहला स्थिति या ऊंचावच संबंधी कारक और दूसरा वायुदाब और पवन संबंधी कारक। तो आज अपन सबसे पहले स्थिति या ऊंचावच संबंधी कारक जो है वो पढ़ते हैं। उसके अंदर कौन कौन से पॉइंट आते हैं वो अपन देखते हैं। तो पहला अपन पढ़ते हैं, कौन सा कारक पढ़ेंगे? स्थिति व ऊंचावच संबंधी कारक। उसमें पहला कारक आता है वो है आपकी राजस्थान की स्थिति। तो राजस्थान की स्थिति के बारे में बात करें तो आप सभी को पता है राजस्थान की अक्षांशीय जो स्थिति है वो क्या होती है, 23 डिग्री 30 मिनट से शुरू होकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। उत्तरी अक्षांश के मध्य राजस्थान की स्थिति है। तो अक्षांश जो है वो किसी भी स्थान की जलवायु का निर्धारण कैसे करते हैं, इसका क्लासिफिकेशन मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, आज एक बार फिर बता देता हूं। ये ग्लोब है, ग्लोब के बीचों बीच जो रेखा निकलती है उसको 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं, जिसे भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। एक रेखा अपन 23.5 डिग्री ऊपर उत्तरी अक्षांश के अंदर, यह आपका उत्तरी गोलार्ध है। और यह आपका दक्षिणी गोलार्ध है। तो 23.5 डिग्री ऊपर खींचो उत्तरी गोलार्ध के अंदर और 23.5 डिग्री नीचे की तरफ। फिर एक रेखा आपको 45 डिग्री उत्तरी गोलार्ध के अंदर और 45 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध के अंदर
रेखा आपको खींचनी है। फिर 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 60 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध के अंदर दक्षिण अक्षांश के, बाद में लास्ट वाली 90 डिग्री उत्तर की ओर और 90 डिग्री दक्षिण की ओर। ठीक है, तो अब ये जलवायु का निर्धारण करते हैं। तो ये जो इतना क्षेत्र है 23.5 डिग्री तक का क्षेत्र, ऊपर वाला हो चाहे नीचे वाला हो, यहाँ पर जो जलवायु पाई जाती है उसको उष्ण जलवायु कहा जाता है। जबकि 23.5 डिग्री से लेकर 45 डिग्री के मध्य जो जलवायु पाई जाती है उसे उपोषण जलवायु कहा जाता है। सेम टू सेम वर्ड जो है वो आपको नीचे भी लिखने हैं, उपोषण जलवायु कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसके ऊपर वाली जो जलवायु है 45 से 60 के मध्य शीतोष्ण जलवायु, और लास्ट जो 90 डिग्री के आसपास बच जाती है वो शीत जलवायु। सेम वर्ड यहाँ पर लिखने हैं आपको, उष्ण, उपोषण, शीतोष्ण और नीचे ध्रुवों पर शीत जलवायु। तो इस प्रकार का वर्गीकरण मैं आपको बता चुका हूं। अब राजस्थान की स्थिति देखिए, 23 डिग्री 30 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट के मध्य है। मतलब इन दोनों के, यहां पर मैं एक रेखा खींच दूं, डॉटेड रेखा, ये मान लो कि 30 डिग्री की रेखा है। तो राजस्थान इन अक्षांशों के मध्य स्थित है, इतनी दूरी के मध्य स्थित है। तो राजस्थान के अंदर किस तरह की जलवायु होनी चाहिए? तो ये बिंदु जो टच कर रहा है वो राजस्थान की कौन सी जलवायु को प्रदर्शित करता है? उष्ण जलवायु को। जबकि ऊपर वाले जो हैं वो कौन सी जलवायु प्रदर्शित करेंगे? उपोष्ण जलवायु को। तो राजस्थान के अंदर कौन कौन सी, क्योंकि राजस्थान जो है, इस तरह से मैं डायग्राम बना देता हूं कि राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु जो है वो कर्क रेखा को टच करते हुए निकलता है। राजस्थान का दक्षिण बिंदु कौन सा? बांसवाड़ा और डूंगरपुर, ये जो हैं ये कर्क रेखा को स्पर्श करते हैं। तो यहां पर जलवायु जो है आपको किस तरह की मिलेगी? उष्ण जलवायु मिलती है, उष्ण जलवायु। और शेष जो भाग बच गया वो कौन सी जलवायु के अंदर आ जाएगा? शेष राजस्थान का ये जितना भी भाग है उसके अंदर आपको उपोष्ण जलवायु मिलेगी। तो सीधी सी बात है कि राजस्थान जो है अक्षांशीय स्थिति के आधार पर दो जलवायु से मिलकर बना हुआ है, उष्ण और उपोष्ण। जो राजस्थान के दक्षिणतम बिंदु हैं वह जिले जो राजस्थान के दक्षिण में स्थित हैं तथा कर्क रेखा को स्पर्श करते हैं, वहां पर उष्ण जलवायु मिलेगी और शेष राजस्थान के अंदर आपको उपोष्ण जलवायु मिलेगी। तो इस डायग्राम से आप पहचान सकते हो कि अक्षांशीय स्थिति के आधार पर भी जलवायु का निर्धारण किया जाता है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, ये जो अक्षांशीय स्थिति खींची गई है, अगर इन अक्षांशीय स्थिति को अपन देखें तो देखो हर 1 डिग्री पर एक रेखा खींची गई है और हर रेखा जो है, हर रेखा के अंदर परिवर्तन होता जाएगा तो वायुमंडलीय स्थिति के अंदर परिवर्तन होता जाएगा। कैसे? देखो ये कैसे प्रभावित करता है। जैसे मैं अक्षांश रेखा खींच रहा हूं, ये 0 है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ये 4 डिग्री है, ये 5 डिग्री है। तो लगातार क्या हो रही है? अक्षांशीय स्थिति में भिन्नता आ रही है। यहां अक्षांशीय स्थिति 0 डिग्री है, यहां पर अक्षांशीय स्थिति 1 डिग्री है, यहां पर अक्षांशीय स्थिति 2 डिग्री, यहां 3, 4, 5 डिग्री है। तो लगातार अक्षांशीय भिन्नताएं आ रही हैं और जैसे जैसे अक्षांशीय भिन्नताएं आती जाती हैं वायुमंडलीय भिन्नताएं भी इनके साथ चलती रहती हैं। अर्थात अक्षांशीय भिन्नताओं से वायुमंडलीय भिन्नताएं पैदा होती हैं और वायुमंडलीय भिन्नताएं पैदा होने के कारण अलग अलग जलवायु आपको प्राप्त होती है। तो ये क्या है? आपकी अक्षांशीय भिन्नता और अक्षांशीय भिन्नता है, क्योंकि ये 0 डिग्री है और ये 5 डिग्री है, तो इनके अंदर भिन्नता कितनी डिग्री का हो गया? 5 डिग्री का। तो ये अक्षांशीय भिन्नता है और जैसे जैसे अक्षांशीय भिन्नताएं बढ़ती जाती हैं वायुमंडलीय भिन्नताएं भी बढ़ती जाएंगी। वायुमंडलीय भिन्नताएं भी इनके साथ साथ चलती रहती हैं और इन वायुमंडलीय भिन्नता के कारण आपको अलग अलग स्थानों पर
अलग अलग प्रकार की जलवायु मिलती हैं। जैसे राजस्थान के दक्षिणतम बिंदु बांसवाड़ा और डूंगरपुर पर आपको उष्ण जलवायु मिल रही है, जबकि उसके ऊपर वाले भाग में चूंकि अब अक्षांशीय स्थिति परिवर्तित हो गई है तो उसके अंदर उपोष्ण जलवायु मिल रही है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि अक्षांशीय स्थिति की भी, किसी भी स्थान की अक्षांशीय स्थिति भी जलवायु को प्रभावित करती हैं, जलवायु का निर्धारण करती हैं। जैसे राजस्थान के अंदर मैं दो बिंदु ले लूं, एक बिंदु ए यहां पर है और एक बी बिंदु यहां पर है। ए जो है वो सबसे दक्षिणतम बिंदु है जो बोरगुंडा गांव है, और ये उत्तरोत्तर बिंदु है गंगानगर का। ठीक है, इन दोनों की जलवायु के अंदर आप तुलना करोगे तो जलवायु में बहुत भिन्नता मिलेगी। भिन्नता क्यों मिलेंगी? क्योंकि इन ए स्थान ये 23 डिग्री, ये जो है ये 23 डिग्री 30 मिनट पर स्थित है और ये 30 डिग्री 12 मिनट के ऊपर स्थित है। इन दोनों स्थानों की अक्षांशों में भिन्नताएं हैं, और जब इन दोनों स्थानों की जितनी ज्यादा अक्षांशों में भिन्नताएं आएंगी उतनी ज्यादा वायुमंडलीय भिन्नताएं आएंगी, और जितनी ज्यादा वायुमंडलीय भिन्नताएं आएंगी उतनी ज्यादा जलवायु के अंदर भिन्नताएं आएंगी। तो मैं ये बोल सकता हूं कि किसी भी स्थान की अक्षांशीय स्थिति उस स्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। ये अपना पहला है स्थिति। इसके और भी पार्ट हैं जो अपने को कल पढ़ने हैं, क्योंकि लाइट जो है वो नहीं है, आपको दिख रहा होगा पसीने से कि बिल्कुल भी लाइट नहीं है, फिर भी मेरे को क्लास लेनी जरूरी थी। तो ये अपना पहला कारक आपको याद रखना है कि स्थिति का मतलब क्या होता है। किसी भी स्थान की, राजस्थान के किसी भी स्थान की आपको अक्षांशीय स्थिति देखनी है, और उस अक्षांशीय स्थिति के आधार पर उस स्थान की जलवायु में परिवर्तन होता रहता है। जैसे मैंने बताया कि राजस्थान का एक बिंदु जो दक्षिणतम स्थित है और बी बिंदु जो उत्तरोत्तर स्थित है, तो इनकी अक्षांशीय स्थिति में बहुत ज्यादा भिन्नता है। जैसे जैसे अक्षांशीय भिन्नताएं बढ़ती जाती हैं, वायुमंडल के अंदर भिन्नताएं भी बढ़ती जाती हैं, और वायुमंडलीय भिन्नताओं की वजह से जलवायु भी जो है अलग अलग पाई जाती है। तो ये 23 पॉइंट, तो पहला जो 23 डिग्री 30 मिनट जो है वो दक्षिणतम बिंदु है जो कर्क रेखा के आसपास है, उसके अंदर उष्ण जलवायु पाई जाएगी। जबकि ऊपर वाली जो लाइन है तो 30 डिग्री और 12 मिनट जो कौन से 45 के भीतर आ रही है, वहां पर उपोष्ण जलवायु पाई जाएगी। ये अक्षांशीय स्थिति के आधार पर है कि अक्षांशीय स्थिति राजस्थान के अंदर दो ही प्रकार की जलवायु बताती हैं। एक तो वो जो कि कर्क रेखा के पास में होते हैं, कर्क रेखा को टच करते हैं, उन स्थानों पर उष्ण जलवायु पाई जाएगी। और कर्क रेखा से जैसे ऊपर की तरफ, उत्तरी अक्षांश की तरफ बढ़ते जाओगे, यानी कि 23.5 डिग्री से ऊपर जैसे जैसे आप 30 डिग्री 12 मिनट तक बढ़ते जाओगे, वहां पर संपूर्ण जो है आपको उपोष्ण जलवायु मिलेगी। तो ये अपना पहला कारक है, और आज अपन जो है इतनी क्लास लेंगे, बाकी बच्चे हुए सारे कारक जो है अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।